बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूँ सही चौधरी। पंजाबी दे एक मुहावरा ਜਾਂਦੀ है ਬੁਲਾਏ दोपहरा कट के जाए, यानी जाती हुई बला को, मुसीबत को दावत देना कि ज़रा हमारे घर में भी थोड़ी देर आराम फरमा लें। इमरान खान कुछ ऐसा ही आजकल कर रहे हैं। और वैसे भी कहते हैं कि मुसीबत जो है वो अकेली नहीं आती, और जब एक मुसीबत घर देख लेती है तो लाइन लग जाती है मुसीबतों की। इमरान खान के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। इस पर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे जनाब 24 घंटे से ज़्यादा गुजर चुका है कौमी असम्बली तहलील हुए, लेकिन अभी तक निगरान वज़ीर आज़म का ऐलान नहीं हो सका। वज़ीर आज़म साहब और अपोजिशन लीडर राजा रियाज की मुलाकात भी हुई है। वज़ीर आज़म साहब कहते हैं जनाब अभी फैसला नहीं हुआ, और वो कहते हैं कि उम्मीद है आज, वो कहते हैं मैं फिर उनके साथ मुलाकात करूंगा आज यानी 11 अगस्त को राजा रियाज के साथ, और किसी न किसी नाम पे इत्फाक हो जाएगा। और उनकी तरफ से, राजा रियाज साहब की तरफ से ये पता चला है, उनकी तरफ से जो 3 नाम दिए गए हैं उनमें एक नाम चेयरमैन सेनेट सादक संजरानी साहब का भी है। सादक संजरानी साहब मुख्तलिफ हवालों से, कई हवालों से एक मजबूत उम्मीदवार हो सकते हैं वज़ारत उज़्मा के। उन्होंने भाग दौड़ भी शुरू कर दी है। इसके अलावा एक और नाम मार्केट में है, वो है मोहम्मद मियाँ सुमरो साहब। मोहम्मद मियाँ सुमरो साहब बड़े 2018 के इलेक्शन में बड़े आखिरी दिनों में पीटीआई में शामिल हुए थे, और वज़ीर भी रहे हैं वो इमरान खान की हुकूमत में, लेकिन उनकी ज़्यादा बनती नहीं थी कोई इमरान खान के साथ। वो जो इमरान के करीब थे ना, जुल्फ़ी बुखारी वगैरह, वो मोहम्मद मियाँ सुमरो साहब के ज़्यादा चलने नहीं देते थे। मोहम्मद मियाँ सुमरो साहब के बड़े अच्छे तल्लुकात हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ, बड़े पुराने तल्लुकात हैं, और ज़्यादा के दौर से इनके साथ वादा है कि आपको वज़ीर आज़म बनाना है। वो बड़ा मशहूर वाक़या है और बड़ा दिलचस्प वाक़या है कि जब गैर सियासी, गैर जमाती इलेक्शन करवाए 85 में ज़िया हक ने, तो उन्होंने मोहम्मद मियाँ सुमरो को बुलाया और इनके साथ मामला तय हो गया, जनाब आप वज़ीर आज़म होगो। उन्होंने कहा जनाब मैं फिर दोस्तों को बता दूँ। उन्होंने कहा दस दियो, कर दियो फ़ोन, दस दियो कि जनाब मैं वज़ीर आज़म आ रहे हैं। लेकिन बाद में उनकी जगह मोहम्मद खान जनेजो साहब जो हैं वो वज़ीर आज़म बन गए। इस तरह के वादे उनके ऐसे ही होते हैं, लेकिन इनके साथ जो उस वक्त से इनके रवाबत हैं वो बरकरार हैं। आखिरी वक्त में जब ये शामिल हुए हैं पीटीआई में, तब भी किसी के कहने पे ही उधर गए थे। अब फिर उनका नाम है। उन रवाबत को देखते हुए माजी के, और जो माजी में किए गए वादे थे इनके साथ, उनको देखते हुए ये मैं इनको दौड़ में शामिल समझता हूँ कि ये दौड़ में हैं मोहम्मद मियाँ सुमरो साहब। और जहाँ तक सादक संजरानी साहब की बात है, सादक संजरानी साहब बलोचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमा हैं, और ये सेनेटर बने हैं 2 दफ़ा, ये चेयरमैन सेनेट मुंतखब हुए हैं। पहले जनाब जरदारी साहब, यानी ये जो इनकी जमात थी वो तो पीटीआई की इत्तेहादी थी, लेकिन चेयरमैन सेनेट के लिए जरदारी साहब की जो जमात है पीपल्स पार्टी, बल्कि जरदारी साहब खुद मैदान में आए और पहली मरतबा इन्हें सदर चेयरमैन सेनेट जो है वो मुंतखब करवाया। और दूसरी मरतबा ये पीटीआई इनकी हिमायत कर रही थी, और इनका फिर पेचा बढ़ गया यूसुफ रज़ा गिलानी के साथ। ताज़ा जीत के आए थे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, जो हैं हफीज़ पाशा को हरा के सेनेटर मुंतखब हुए थे, और चेयरमैन सेनेट के वो उम्मीदवार थे। तो सादक संजरानी साहब वहाँ भी, वो कहते हैं कि 7-8 वोट जो हैं उनके, वो वोट गैर कानूनी तौर पे बिला जवाज़ कैंसिल किए गए। वो मामला अदालत में अभी तक, लेकिन सादक संजरानी साहब वो इलेक्शन भी जीत गए। अब ये मार्च तक मेंबर हैं, उसके बाद इन्होंने रिटायर हो जाना है, इनकी मुद्दत पूरी, यानी सुबकदोश हो जाना है इन्होंने सेनेट की सीट से। अब इनका नाम आ गया है वज़ीर आज़म के तौर पे। वज़ीर आज़म के लिए जो कंसेप्ट है ना, आइन में कहीं नहीं लिखा हुआ कि जनाब किसी पार्टी का रुकन ना हो, ये ना वो, लेकिन कंसेप्ट ये है कि निगरान वज़ीर आज़म जो है वो गैर जानबदार होना चाहिए, ताकि वो फेयर इलेक्शन करवा सके, साफ शफाफ, उंगली न उठाई जा सके। सादक संजरानी साहब अगर के बलोचिस्तान अवामी पार्टी, जिसे बाप कहा जाता है रुफ़ियाम में, उसके मेंबर हैं। ये उनके इजलासों में भी शरीक होते हैं, अहम फैसलों में भी ये शामिल होते हैं, लेकिन वो कहते हैं गैर जानबदार होना चाहिए। ये सादक संजरानी साहब उस मेयार पे भी एक तरह से पूरा उतरते हैं। जमहूरी रवायात का जो हिस्सा है कि जो चेयरमैन सेनेट हैं और स्पीकर हैं कौमी असम्बली के या सूबाई असम्बलियों के स्पीकर जो हैं,
वो गैर जानबदार होते हैं। आपको याद होगा कि जब मुराज खालद साहब जो हैं उनको स्पीकर बनाया गया था कौमी असम्बली का पीपल्स पार्टी के दौर में, तो उन्होंने पीपल्स पार्टी की रुकनीत छोड़ दी थी और उन्होंने ये बयान मैंने पढ़ा हुआ है, उन्होंने कहा था कि ना मुझे उतनी खुशी स्पीकर मुंतखब होने की नहीं है जितना मुझे अफसोस पार्टी छोड़ने का। मेंबरशिप, बुनियादी रुकनीत उन्होंने छोड़ दी थी। और फिर सदर साहब, चेयरमैन सेनेट और स्पीकर के बारे में ये समझा जाता है कि ये गैर जानबदार हैं। सदर के लिए तो आइन में लिखा हुआ है ना, और इनके लिए भी ये है कि जो कस्टोडियन ऑफ द हाउस होते हैं, तमाम अरकान के साथ यकसन सलूक करना होता है इन्होंने। लेकिन हमारे यहाँ डंडी छंडी मार लेते हैं, बल्कि बरतानिया में अगर आप देखें तो वहाँ स्पीकर इस हद तक गैर जानबदार होता है कि जब वो अपना टेन्योर पूरा करने के बाद दोबारा इलेक्शन लड़ना चाहता है तो उनके मुकाबले में कोई पार्टी उम्मीदवार नहीं देती। पाबंदी कोई नहीं है, लेकिन रवायत ये है कोई छोटी मोटी पार्टी, छोटा मोटा आज़ाद उम्मीदवार सामने आ जाए तो आ जाए, लेकिन बड़ी पार्टियां जो हैं उनके सामने कोई उम्मीदवार नहीं देती, बल्कि उनके हल्के को ही कंस्टिट्यूएंसी ऑफ स्पीकर का नाम, यानी कि हल्का नियाबत स्पीकर का इंतखाबी हल्का, वो कहा जाता है। तो ये गैर जानबदार मामला है ना, अगर इस देखा जाए इस जमहूरी रवायत को, फिर तो सादिक संजरानी साहब जो हैं ये गैर जानबदार होना चाहिए, उस पर ये पूरा उतरते हैं। और दूसरी बात, ये क्या जो आइन का आर्टिकल 224 है उसके तहत ये सेनेटर होते हुए निगरान वज़ीर-ए-आज़म बन सकते हैं? ये सवाल जो है ये अभी तशरीह तलब है, क्योंकि वहाँ जो लिखा हुआ है आइन के आर्टिकल 224(1)(b) में कि जो निगरान वज़ीर-ए-आज़म होगा या निगरान काबीना के अरकान होंगे, जो वज़रा होंगे, वो और उनकी फैमिलीज़ जो हैं वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकेंगी। और फैमिलीज़ में बीवी बच्चे, यानी वज़रा और उनके बीवी बच्चे वज़ीर-ए-आज़म समेत वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते। इसका मतलब ये है कि वो पार्लियामेंट का मेंबर नहीं बन सकता वो ख़ानदान जिनके ये वज़ीर लगे हुए हैं, और ख़ुद वज़ीर भी इलेक्शन नहीं लड़ सकते। अगर इस चीज़ को देखा जाए फिर तो इनको सेनेट की सीट जो है ये छोड़नी पड़ेगी। लेकिन वहाँ कोई तशरीह नहीं की गई कि सेनेटर नहीं बन सकता। ये भी हो सकता है कि वो निगरान वज़ीर-ए-आज़म बन जाए और सेनेट का जो ओहदा है चेयरमैन सेनेट का, उस पर काम ना करें और उसकी जगह जो नायब हैं उनके वो काम करते रहें, जैसे वहाँ से छुट्टी हो जाए, छुट्टी ले लें एक तरह से। लेकिन मुझे जो लग रहा है, क्योंकि मार्च में इनका टेन्योर थोड़ा सा रहता है, मार्च में इन्होंने वैसे ही रिटायर हो जाना है, तो मे भी ये वहाँ से अगर इनका यहाँ कुर्रा निकल आता है तो वहाँ से रिज़ाइन कर दें। अगर रिज़ाइन कर देते हैं फिर तो कोई रुकावट नज़र नहीं आती। तो ये राजा रियाज की तरफ से नाम आया है और मैं 2 दिन से ये बात कर रहा हूँ कि जनाब मुझे किसी ने बताया है कि जो राजा रियाज की तरफ से नाम आएंगे, राजा रियाज वालों कितों आने यार, जिधरों आने दोनों ही पता, मैनू भी पता, कितने होर ही आने होंगे नाम, तो वो जो ज़ेरे गर्दिश नाम है उन पे उनसे ज़्यादा अहम हो सकते हैं, और सादिक संजरानी साहब उनमें नज़र आ रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। सादिक संजरानी साहब जो हैं उन्होंने तो भागदौड़ भी शुरू कर दी है, वज़ीर-ए-आज़म से मिल ली है। वज़ीर-ए-आज़म से तो फी शेख और जलील अब्बास जिलानी साहब जो हैं, जिन पे कल मैंने विलाग किया था, वो भी मिल चुके हुए हैं, और सादिक संजरानी साहब भी मिले। और सादिक संजरानी साहब की मुलाकात जो है वो मौलाना फजल रहमान के साथ भी हो चुकी हुई है। तो अब देखें 1-2 दिन में मामला तय होता है कि नहीं। अगर नहीं होता 3 दिन के अंदर अंदर, फिर ज़ाहिर है पार्लियामेंट्री कमेटी में जाएगा, 3 दिन वहाँ रहेगा, और फिर वहाँ से भी कोई इत्तेफाक नहीं होता तो फिर ये जाएगा इलेक्शन कमीशन के पास। और कल मैंने ना बीच में बात मेरी रह गई थी, कल मैंने कहा था कि जनाब ये खबरें चल रही हैं टीवी चैनल्स पे कि राजा रियाज की मसरूफियात की वजह से वज़ीर-ए-आज़म के साथ मुलाकात नहीं हो सकी। अगर इस तरह खबरें चलाई जा रही हैं या चलवाई जा रही हैं, जो भी सूरत हाल है, तो इसका मकसद मुझे तो यही नज़र आता है कि अपोजिशन लीडर का कद बढ़ाना, यानी उनकी मसरूफियत की वजह से, अपोजिशन लीडर की मसरूफियात की वजह से वज़ीर-ए-आज़म के साथ मुलाकात नहीं। खबर तो ये होनी चाहिए थी कि जनाब
वज़ीर आज़म की मसरूफियात की वजह से अपोजिशन के साथ मुलाकात नहीं हो सकी, लेकिन यहाँ उल्ट हो रहा था। कद बढ़ाने का मतलब कि उनका वज़न बढ़ाया जाए, और वज़न कैसे बढ़ाया जाए कि उनके पलड़े में कोई मुक्तदा की तरफ से थोड़ा सा वज़न डाला जाए। अगर ये इत्फाक नहीं होता और इलेक्शन कमीशन में मामला चला जाता है, तो देख लीजिएगा आप, ये राजा रियाज के नामजद करदा लोगों में से एक वज़ीर आज़म होगा, अगर इत्फाक नहीं होता। मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ, ये सारा कुछ जो हो रहा है ना, ये पहले से तयशुदा है। ये हमारी आंखों में धूल झोंकी जा रही है, और असल फैसला जो है वो नवाज शरीफ के हाथ में है। ये तो कहना भी नवाज शरीफ से मैंने बात करनी है, नवाज शरीफ को पहले ही पता है कि क्या होने वाला है और क्या हो रहा है, और फिर उनको आशीर्वाद हासिल है आर्मी चीफ की, और ये फैसला जो है ये मुख्तरा और नवाज शरीफ हतमी फैसला उन्होंने करना है। मेरा ख्याल है फैसला हो गया हुआ है, ऐलान होना बाकी है। और फिर अब जनाब इमरान खान साहब की तरफ आते हैं। इमरान खान साहब जो हैं जनाब, उनकी तोशाखाना केस और अल कादर ट्रस्ट केस जो है, वो जो 19 करोड़ पाउंड आए थे और उसके एवज मलिक रियाज के खाते में जमा करवा के सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने वहाँ ज़मीनें ज़मूनें ली थी, अल कादर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी भी बनवाई। वो कहते हैं मैंने तो उनको बुलाया था सिर्फ कि जनाब ये काम ज़रा तेज़ी से करते हैं, बड़े डेवलपर हैं, लेकिन उन्होंने कोई गल नहीं, मैं बना देना, कोई इशू नहीं है। भाई 19 करोड़ पाउंड अगर दे रहे हैं आप उनको, उस वक्त जिस वक्त तो आए थे ना, उस वक्त जो मालियत थी पाउंड की, उस हिसाब से 38 अरब रुपए बनते थे। अब तो सुना 70 अरब से ज़ायद रकम बनती है। तो वो तोशाखाना केस और अल कादर ट्रस्ट केस में उनकी अबूरी ज़मानतें एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर साहब, जो जरदारी के मुकदमात भी सुनते रहे हैं, अब्बासी के मुकदमात भी सुनते रहे, शाहद खान अब्बासी, और जिन्होंने मरीम नवाज, सफदर, कैप्टन सफदर और नवाज शरीफ को एवल फील्ड रेफरेंस में सजाएं भी सुनाई थी, उनकी अदालत में ये केस था। और तोशाखाना वाला जो नैब वाला रेफरेंस था, ये वाला नहीं, नैब वाला जो रेफरेंस है, उनमें इमरान खान ने अबूरी ज़मानतें कबल गिरफ्तारी करवा रखी थी, तो वो आज पेश नहीं हुए। तो मैंने एक विला किया था, मैंने अर्ज़ किया था कि जो CRPC है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ज़ाब्ता फौजदारी, उसका जो सेक्शन है 497 और 498, उनके तहत उनको देखा जाए तो इनकी जो ज़मानतें हैं, जो अबूरी ज़मानतें हो चुकी हुई हैं या दूसरी ज़मानतें दूसरे मुकदमात में हुई हैं, वो इस सज़ा के बाद जो तोशाखाना केस में, इलेक्शन कमीशन वाले केस में जो इन्हें सज़ा हुई है 3 साल, तो उसके बाद वो दरख्वास्तें जो उनकी वो गैर मौसर हो जाएंगी और ज़मानतें उनकी खारिज हो जाएंगी। इन्हीं दफ़ात के तहत उन्होंने कहा जनाब उनकी हाज़िरी ज़रूरी थी, अदम हाज़िरी की बुनियाद पे जेल से मैं बुलवा नहीं सकता, तो अदम हाज़िरी की बुनियाद पे इन दोनों मुकदमात में उनकी जो ज़मानतें हैं वो खारिज कर दी हैं। बुशरा बीबी की भी थी ज़मानत इस केस में, वो भी पेश हुई। और पहले तो बुशरा बीबी ये कहा करती थी जनाब मैं महरम के बगैर कैसे आऊँ, मैं एक पर्दादार खातून हूँ, घरेलू खातून हूँ, मैं अपने शौहर के बगैर नहीं आ सकती, मेरे शौहर ने फ़लाँ तारीख को इस्लामाबाद आना है तो बराह करम मुझे भी उसी तारीख को बुला लें। इस तरह की अब बगैर महरम के पेश हो गई हैं, और उनके बारे में ये कह दिया नैब वालों ने कि जनाब इनकी गिरफ्तारी मतलूब नहीं है। तो उनके बयान की रोशनी में, नैब के बयान की रोशनी में, अगरचे वो इन्वेस्टिगेशन की सतह पे मुकदमा चला गया हुआ है, इंक्वायरी से निकल के इन्वेस्टिगेशन में तब्दील हो गया। जब इन्वेस्टिगेशन में तब्दील हो जाए तो फिर गिरफ्तारी हो सकती है। तो उन्होंने कहा जनाब सरदस्त की गिरफ्तारी जो है वो मतलूब नहीं है, तो इसलिए अदालत ने वो डिस्पोज ऑफ कर दी इस बयान की रोशनी में। उसके बाद वो जाके मिली हैं अटक में, और 1 घंटा अपने शौहर इमरान खान के साथ रही हैं। वो लीगल टीम को नहीं मिलने दी है। वो मैंने अर्ज़ किया था कि ये हदायत की गई है जेल हकाम को कि जितनी रायत हो सकती है करनी है। अगर उनकी अहलिया मुलाकात के लिए आती हैं, अगर वो दिन नहीं भी है मुलाकात का तो उनकी मुलाकात करवा दी जाए, लेकिन क्योंकि दिन नहीं था, लीगल टीम को उन्होंने मुलाकात जो है वो नहीं करने दी बुशरा बीबी को। अब कोई हदायत वगैरह दी होंगी, पता नहीं क्या हदायत दी है, 1-2 दिन में ये पता चल जाएगा, फौरी तौर पे तो पता नहीं चलेगा। तो 1 आध दिन में ये खबर जो है वो निकल आएगी कि क्या हदायत की हैं, पार्टी के हवाले से, घर के हालात के हवाले से, कोई जादू टूने के हवाले से, किस में सुइयाँ चुभोनी हैं, किसके वो बनाने हैं पुतले वगैरह जो होते हैं, तो वो कोई हिदायत की होगी उन्होंने, और इन्होंने भी उनको कोई बताया होगा जनाब ये पढ़ें कुब्ज़ी वज़ीफ़ा ताकि गर्मी कम लगे,
सांस ना फूले आपका, सेहत फिट रहे। तो ये, अब मैंने पहले भी अर्ज किया था कि इमरान खान जो ये 3 साल की सजा है, ये जब इन्होंने बाहर आना तो बाकी मुकदमात में इनकी जो दरखास्त है, जमानत की दरखास्तें खारिज हो चुकी नहीं। एक तरीका है बचने का, लेकिन वो ज़्यादा लंबा चल नहीं सकता। अगर तो ये 10-15 दिन में बाहर आने वाले हैं, फिर एक बात ये डाल सकते हैं, मुफ्त मशवरा दे रहा हूँ, ये इस्तिस्ना की दरखास्त दे अदालत को कि जनाब ये बेल जो है वो लगी हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, फलां तारीख है, तो हमें ये आप इस्तिस्ना दे दें हाजिरी से इतने दिनों का। अब कानून ये है या तयशुदा असूल ये है कि वो अदालतें नहीं मानती इस बात को, लेकिन अगर अदालत ने डंडी मारनी हो तो ये अदालत को एक रास्ता फराहम कर सकते हैं। अदालत उस दरखास्त पे जो उनकी तरफ से आएगी कि जनाब इस्तिस्ना की दरखास्त, उस पर नोटिस जारी कर दे और उस पर डेट दे दे 10-15 दिन की। अगर उस पर नोटिस हो जाए कि जनाब आप बताएं, जो इस्तगासा है उसको कहें कि, या पुलिस को कहें कि आके बताएं जनाब कि ये इन्होंने कहा कि इस्तिस्ना दे दे, क्या दे दे, उसकी 10 दिन की डेट दे दे, तो अबूरी ज़मानत जो है इनकी उनमें ऑटोमेटिक तस्हीह हो जाएगी। लेकिन ये काफ़ी मुश्किल टेक्निकल काम है, मुश्किल काम है। मैं कह रहा हूँ इमरान खान फिर भी खुशकिस्मत है। वो मैंने पिछले 1-2 व्लॉग में जिक्र किया था, कैप्टन सफदर का, अपनी याददाश्त के सहारे ही मैं बता रहा था कि इतनी देर के बाद उनकी ज़मानत हुई थी, तो उन्हें 1 साल सज़ा हुई थी। और सज़ा किस बात पे हुई थी कि जनाब उन्होंने वो जो ट्रस्ट डीड थी उस पे उन्होंने बतौर गवाह दस्तखत किए हुए थे, मरियम वाली जो डीड थी। तो इस गवाह को पहली दफ़ा मुल्क की तारीख में, बल्कि पूरी दुनिया की तारीख में पहली दफ़ा किसी गवाह को, किसी दस्तावेज के गवाह को ये सज़ा हुई है। तो वो जनाब उनको, उनकी जो बेल हुई थी वो 2.5 महीने बाद, 1 साल सज़ा थी, लेकिन उनकी जो बेल हुई थी, बाहर आए थे, 2.5 महीने लगे थे उन्हें बाहर आने में। ये एग्जैक्ट मैं आप डेट निकाल के मैं आपको बता रहा हूँ। उनकी 6 जुलाई 2018 को उनको सज़ा हुई थी 1 साल के लिए, और 19 सितंबर 2018 को पूरे 2.5 महीने बाद वो बाहर आए थे। तो खान साहब तो लकी है, 3 साल सज़ा है और इनकी जो लग गई है, अपीलें शपीलें लग रही हैं, समाअत हो गई है, नोटिस हो गए, मामला आगे चल रहा है। और दूसरा जो मैं कह रहा हूँ इमरान खान कि जंदिए लाए दोपहरा कट के जाएं, वो साइफर वाला जो मामला है, अपनी तरफ से तो ये जो पीटीआई वाले हैं बड़ा शोर मचा रहे हैं, देखो जनाब साइफर जो है एक हकीकत है, पता चल गया है, सामने आ गया है। वो न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन है जो, उसने जो साइफर का मजमून है पूरा वो शाया कर दिया है, और दावा उनका ये है कि अस्करी ज़राए से ये हासिल किया गया है। अब अस्करी ज़राए कौन से हो सकते हैं? रिटायर्ड बंदे भी हो सकते हैं, इमरान खान के करीब वाले लोग भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। लेकिन ये जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है उसके तहत जुर्म है, कम से कम 3 साल सज़ा, इससे ज़्यादा भी हो सकती है। अगर मुल्क दुश्मनी और मुल्क दुश्मनों को एक चीज़ पहुंचाई जाती है जिससे मुल्क को नुकसान होता है, तो फिर 14 साल तक भी सज़ा हो सकती है। तो ये, अब खान साहब के पास एक साइफर था, वो गुम हो गया। बाद में खान साहब ने ये झूठ बोला कि जनाब वो तो मेरे पास साइफर नहीं था, बल्कि वो जो उसका मतन था वो था तहरीरी शक्ल में, तो असल साइफर तो मैंने देखा ही नहीं। ये बाद में इन्होंने बयान किया, लेकिन पहले तो साइफर लहराया। फिर जिस दिन तहरीक अदम मुस्तरद करने का ऐलान फरमाया था सूरी साहब ने, उन्होंने भी कहा था मेरे पास ये साइफर है। फिर इन्होंने जो साइफर है वो सुप्रीम कोर्ट को भी भेजा था इंक्वायरी के लिए कि जनाब इसकी इंक्वायरी करवाने ये साइफर आया है। तो साइफर की हकीकत से तो इनकारकारी कोई नहीं रहा, सारी दुनिया कह रही है कि जनाब वो था। ये खुद तस्लीम कर रहे हैं कि जनाब ये साइफर आया था। जो असद मजीद साहब हैं वो ये कहते हैं कि जनाब बिल्कुल मैंने लिखा था और ये मेरा ही लिखा हुआ है साइफर है, और मेरी मुलाकात हुई थी डोनाल्ड लू के साथ और उसके बाद मैंने लिखा था। अब पता चला है इस आर्टिकल से कि वहाँ हमारे जो दफाई अताशी या मिलिट्री अताशी थे वो भी थे, एक आध बंदा और भी था इस मुलाकात में। तो मे भी उन्होंने कोई नोट्स वगैरह लिए हों, लेकिन वो पूरी इबारत नहीं बन सकती। पूरा मजमून जो छापा गया है साइफर का वो नहीं बन सकता। फिर साइफर जो है ये कोड वर्ड्स में होता है,
اس کو پھر تحریری شکل میں لایا جاتا ہے اور تحریری شکل میں عمران خان کہتے ہیں کہ میرے پاس آیا تھا. اگر ان کے پاس وہ تحریری شکل میں ٹرانسکرپٹ تھا اگر وہ سارا اس کا, تو پھر تو وہ ایز اٹ از ان کو دے دیا ہوگا. پتہ نہیں کسی کو واٹس ایپ کر دیا ہو جہاں سے عمران خان نے, یا کسی ان کے بندے نے کر دیا ہو, وہاں پہنچ گیا ہو اور وہ انہوں نے ایز اٹ از چھاپ دیے. اس میں نیا کچھ بھی نہیں ہے, ساری چیزیں سامنے آ چکی ہوئی ہیں. وہ کہتے ہیں جناب, وہ ڈونلڈ لو کہتے ہیں جناب عمران خان دیکھیں گیا ہوا ہے رشیا, تو وہاں جا کے, اور نہ صرف امریکہ بلکہ پورے یورپ کو عمران خان کی اس حرکت پہ تشویش ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں اس مضمون کے مطابق. اور جو ہمارے اس وقت وہاں سفیر تھے اسد مجید صاحب, جو اس وقت سیکرٹری خارجہ ہیں, چند دنوں میں فارغ ہونے والے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ریٹائر ہونے والے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ آپ نے ہم سے اتنی امیدیں لگائی ہوئی ہیں, آپ ہم سے تو بہت زیادہ توقعات رکھتے ہیں, لیکن ہماری بھی کچھ امیدیں ہیں, ہماری بھی کچھ توقعات ہیں, ان کو تو آپ لفٹ نہیں کرواتے. کشمیر والا مسئلہ ایشو جو ہے اس کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں ہمارے لیے. اس پہ ڈونلڈ لو صاحب کہتے ہیں کہ جناب اگر عدم اعتماد جو ہے یہ کامیاب ہوگی تحریک عدم اعتماد عمران خان کے خلاف, تو پھر ہم آپ کو معاف کر سکتے ہیں اور تعلقات بحال ہو سکتے ہیں. اسی چیز پہ عمران خان نے کہا تھا ہم کھیلیں گے, اب اس پہ کھیلیں گے. اچھا, یہ جو سائفر ہے یہ ہے 7 مارچ 2022 کا, اور 8 مارچ کو تحریک عدم اعتماد پیش ہوتی ہے اسمبلی میں. اب یہ جو سٹوری ہے نا عمران خان بنا رہے ہیں کہ وہاں سے سازش ہوئی, کبھی کہتے ہیں امریکہ نے مجھے نکالا, پھر ان کا نہیں امریکہ نے اس کو کہا باجوہ کو, جنرل قمر جاوید باجوہ کو, پھر کہتے ہیں جناب یہ ہوا وہ. اب اس میں عمران خان کی سٹوری میں بھی یہ جو جماعتیں ہیں نا یہ کہیں فٹ نہیں آ رہی, پیپلز پارٹی, نون لیگ یا پی ڈی ایم, یہ کہیں فٹ نہیں آ رہی سازش میں. یہ ادھر فوج کی طرف ہی الزام لگاتے رہے ہیں. اور پھر اس میں سائفر میں یہ بھی پتہ نہیں چلتا اس سے کہ اس نے کہا کہ جناب ٹھیک ہے اس کو ہٹائیں اور نواز شریف کو وزیر اعظم بنا دیں. سازشیں تب ہو نا. پھر اب اس کی جو کاپیاں شاپیاں ہیں نا وہ جاتی ہیں چیف آف آرمی اسٹاف کے پاس, اور پھر وزیر خارجہ کے پاس, اور پھر انہوں نے تو کیبنٹ تک وہ کاپیاں دے دی تھیں عمران خان نے, اور پھر وہ جاتی ہیں ڈی جی آئی ایس اے کے پاس. اب اس کی انکوائری ہونی چاہیے کہ یہ کاپی وہاں کیسے پہنچی. پریولیج ہے, اس کو استحقاق حاصل ہے, وہ صحافی جو ہیں تو وہ کہیں گے میں اپنا سورس نہیں بتاتا, لیکن پہلے بھی یہاں سائفر پہ انکوائری لگی ہوئی ہے. یہ مزید اس میں شامل کر لیں گے جناب. یہ خان صاحب کی طرف سے تو نہیں جہاں کہ وہ کہیں کوئی ہینکی پھینکی کر کے, میں نے کہا نا کہ جندیے بلائے دوبارہ کٹ کے جائیں, تو یہ اس طرح کا معاملہ مجھے لگتا ہے ہو جانا ہے. اور عمران خان سے انکوائری ہونی چاہیے. اگر عمران خان کا اس میں ہاتھ نکل آتا ہے, وہ سائفر جو گم ہوا تھا وہ گیا کہاں. اب یہ جو میں کہہ رہا ہوں سٹوری نہیں بن رہی ہے ان کی, فٹ نہیں ہو رہی. عمران خان نے خود ایک انٹرویو میں یہ کہا ہوا ہے کہ یہ جولائی سے لگے ہوئے تھے مسلم لیگ نون والے اور یہ باقی پی ڈی ایم والے, یہ جولائی سے لگے ہوئے تھے میری حکومت گرانے میں. 2021 جولائی 2021 سے, یہ سنیے ذرا, یہ خود ہی انہوں نے فرمایا ہوا ہے. یہ جو انہوں نے کیا ہے یہ پچھلی مجھے جولائی سے پتہ چلنا شروع ہو گیا تھا کہ انہوں نے پورا پلان بنایا ہوا گورنمنٹ کرانے کا. اچھا, آپ کو یاد ہوگا کہ جناب یہ پی ڈی ایم سے الگ ہو گئی تھی پیپلز پارٹی, پھر یہ اکٹھی ہو گئی, پھر اتحاد بن گیا, پھر انہوں نے فیصلے کیے, پھر اجلاس ہوئے, دڑا دڑ اجلاس ہوئے کہ جناب عمران خان کے خلاف طریقے میں اعتماد لانی ہے. کبھی کہہ رہے تھے جناب اسپیکر کے خلاف لانی ہے, کبھی کہہ رہے تھے جناب چیئرمین سینٹ کے خلاف لانی ہے. جنوری 2022 میں یہ بیانات آنا شروع ہو گئے تھے مختلف رہنماؤں کے کہ جناب فیصلہ ہو گیا ہے, عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آ رہی ہے. تاریخ کس تاریخ کو تحریک عدم اعتماد پیش کرنی ہے وہ فیصلہ ہونا باقی ہے. باقی سارے معاملات طے ہو گئے. یہ بیانات مختلف لوگوں کے ٹی وی چینلز پہ چلے. ایون شہباز شریف اور بلاول بھٹو زرداری کی ایک پریس کانفرنس بھی اس حوالے سے موجود ہے. اور پھر بالآخر 11 فروری کو یہ مولانا فضل الرحمان نے پی ڈی ایم کے سربراہ کے طور پہ یہ اعلان کر دیا تھا کہ اس فیصلے کا کہ جناب تحریک عدم اعتماد عمران خان کے خلاف آ رہی ہے. یہ جو ڈونلڈ لو والی دھمکی کی بات کر رہے ہیں وہ تو 7 مارچ کا واقعہ ہے, 7 مارچ کا ہے وہ سائفر جو ہے. یعنی تحریک عدم اعتماد کا اعلان ہو چکا ہوا تھا, یہ طے ہو چکا تھا, سرگرمیاں شروع تھی.
توڑ جوڑ شروع تھے, اعلانات جاری تھے, مختلف جو عمران خان کے تحادی تھے ان کے بیانات بھی آنا شروع ہو گئے تھے, ملاقاتیں بھی شروع ہو گئی تھیں. عمران خان کو لگ رہا تھا کہ عمران خان کو چھوڑ گئے ہیں وہ ان کے تحادی. تو وہ اس صورت میں انہوں نے کہا تھا کہ جناب آپ کو تو وہاں ماحول بنا ہوا ہے تحریک عدم اعتماد کا, اگر تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوگی تو پاکستان کے ساتھ تعلقات بحال کر لیں گے. یہ فٹ بیٹھتا ہی نہیں, عمران خان کے حق میں جاتا ہی نہیں. یار یہ سیدھی سی بات ہے, اگر امریکہ اس وجہ سے ناراض تھا پاکستانی حکومت سے, عمران خان کی حکومت سے, جناب یہ رشیا کے قریب ہو رہے یا چائنا کے قریب ہو رہے, چائنا کے قریب تو ہوا کوئی نہیں, وہاں تو چینی حکومت ناراض رہی ان سے, سعودی عرب کو انہوں نے ناراض کیا, ملائیشیا کو انہوں نے ناراض کیا, اور ترکی کو انہوں نے ناراض کیا. کسی کے ساتھ نہیں بنا کے رکھی انہوں نے. جو ہمارے دوست تھے ان کو ناراض کیا خان صاحب نے. تو اگر اس وجہ سے خان صاحب کو اس کے بعد جو دوسری حکومت آئی ہے اس کے لیے تو جناب کھلے بازوؤں کے ساتھ ان کا استقبال کرنا چاہیے تھا امریکہ کو, لیکن انہوں نے نک نہ لکیریں کٹوا دیتی ہیں. IMF تو قرضے واسطے چیکاں نکل گئی ہیں. عمران خان کے یہ جھوٹے جھوٹ چتالی, بڑا پکا کر کے منہ جانا جھوٹ بولتا خان. اب دیجیے مجھے اجازت, انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے ویلاگ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ آپ پر, مجھ پر, ہم سب پر مہربان رہے. اللہ حافظ.